क्या आपको पता है कि भारत का वो कौन सा एरिया है, वो कौन सी जमीन है जहां पर सबसे ज्यादा सोना, हीरा, कोयला, लोहा, ऐसे बहुत सारे जो मिनरल्स हैं वो कहाँ पे मिलते हैं, है ना? वो असल में करोड़ों साल पहले जो ज्वालामुखी उद्गार जो हुए, उससे जो लावा आके जमा, उसके नीचे जो बहुत सारी अलग अलग तरीके की चट्टानें हैं, उन चट्टानों से निकलता है। और वो चट्टानें किसके अंदर है? वो है अपने प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, जिसके अंदर बहुत ज्यादा जो है खनिज उपलब्ध हैं, जिसे खजानों का अज खनिजों का अजायब घर या खजाना कहते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का जो लेक्चर है, वो प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। ये जो है, ये वाला ये पूरा, ये ऐसे, ये अरावली से इधर से स्टार्ट होके ये एक लगभग त्रिभुजाकार शेप के अंदर अपना प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश है, जो कि सबसे पुराना भूभाग है हमारे भारत देश का। ठीक है, ये वाला जो है, अब आपको पता है गोंडवाना लैंड और 33 सागर था, है ना? फिर उससे बना था, हमने हिमालय जब बना उसकी हिमालय की उत्पत्ति की जब बात की थी तब किया था, है ना? वो 33 सागर के मलबे से बना हुआ था, इंडो ऑस्ट्रेलियन और यूरेशियन प्लेट के अभिसरण से, है ना? ये वाला जो है वो किससे बना हुआ है? गोंडवाना जो लैंड है उसका एक पुराना भूभाग है। पुराना मतलब ये सिल्ड का उदाहरण हो गया, है ना? इसके बाद यदि हम इसके साइज की बात करते हैं तो ये बहुत लंबा चौड़ा है ना? पहले ही लेक्चर में हमने बात की थी दूसरे में कि ये जो है सबसे बड़ा भूभाग है ना? भौतिक रूप से ये कैसा है? सबसे बड़ा भूभाग है। अब ये कितनी दूरी में फैला हुआ है? लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। हिमालय 5 लाख वर्ग किलोमीटर में। मैदान जो है आपके, वो कितने के अंदर फैले हुए हैं? 7 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं। लेकिन ये अकेला कितने में फैला हुआ है? 16 लाख वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्र के अंदर ये फैला हुआ है। इसकी यदि हम उत्तर से दक्षिण लंबाई देखें, उत्तर से दक्षिण यदि लंबाई देखें, ये वाली लंबाई लगभग 1700 किलोमीटर है। और यदि हम पूर्व से पश्चिम इसकी लंबाई, ये चौड़ाई अगर हम देखते हैं तो वो है लगभग 1400 किलोमीटर। ठीक है, ये मैं आपको बता ही चुका हूं कि यहाँ पर क्या है, सबसे ज्यादा ये खनिज संपन्न जो है भारत का एरिया है। इसके अंदर क्या है, जैसे विंध्याचल है, अरावली है, सतपुड़ा है, वेस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट है ना? तो ऐसे पर्वत पहाड़, है ना? और आपका छोटा नागपुर पठार, तो ऐसे पठार ये सारे ही इसके अंदर क्या है, मिलजुल कर बनता है अपना पठारी प्रदेश। ठीक है, अच्छा जी। अब जो पठारी प्रदेश है इसको हम बांटेंगे, है ना? इसके लगभग 10 पार्ट्स हैं। वो 10 जो छोटे बड़े पठार हैं उनको हम पढ़ने वाले हैं आज के इस लेक्चर में। ठीक है, तो स्वागत है आपका अक्षम एकेडमी में। शुरुआत करते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट करे आज का लेक्चर। तो प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, ठीक है, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, ये भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। ठीक है, ये वाला देखो, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये येलो कलर के अंदर, है ना? ये गोंडवाना लैंड का पार्ट है। 16 लाख वर्ग किलोमीटर का त्रिभुजाकार क्षेत्र है ना? पुराना सिल्ड का उदाहरण है ना? खनिज संपन्न क्षेत्र है, विवर्तनिक दृष्टि से स्थिर है। मतलब यहाँ पर ऐसे भूकंप, ज्वालामुखी, ये सारी चीजें अब नहीं हो रही है, तो ये बिल्कुल स्थिर भूभाग हो गया, है ना? इसकी जो एवरेज हाइट है वो कितनी है? 600 से 900 मीटर है। ठीक है, ये दो फैक्ट मैं आपको वहाँ अभी पिछले जब इंट्रोडक्शन दे रहा था तो आपको नहीं बताया था, तो आपको ध्यान रखना है। ये स्थिर भूभाग है और इसकी जो एवरेज हाइट है वो कितनी है? 600 से 900 मीटर है। ठीक है, इसके अंदर पर्वत, पहाड़ियाँ, पठार वगैरह सब क्या है? शामिल है। फिर हम बात करने वाले हैं कि जो प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश है उसके 10 जो पार्ट है वो कौन कौन से हैं। मेवाड़ का पठार सबसे पहले कौन सा है? मेवाड़ का पठार। पश्चिम से हम पूर्व की तरफ चलेंगे, है ना? फिर हम दक्षिण की तरफ चलेंगे, है ना? तो सबसे पहले है मेवाड़ का पठार, वो हम पढ़ने वाले हैं। फिर मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, बघेलखंड का पठार, छोटा नागपुर पठार, दंडकारण्य पठार, मेघालय का पठार, करबी ओंगलोंग और दक्कन का पठार। इस तरह से हम ये 10 पठार जो है पढ़ने वाले हैं। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत आसान है और बहुत आसानी से ये चीज़ें अपने को याद हो जाएगी। आप मेरे साथ मैप पे पढ़ते चलिए।
सबसे पहले है मध्यवर्ती उच्च भूमि। जो मध्यवर्ती उच्च भूमि है ना, वो किस किस से है? अपना मेवाड़, ठीक है, अपना जो मालवा है वो, या मध्य भारत का पठार जिसे बोलते हैं, है ना। फिर अपना है बुंदेलखंड का पठार, है ना। और ये एक्चुअली ये वाला है मालवा का पठार, ठीक है। ये अपना कौन सा हो गया? मध्य भारत का हो गया, ये बुंदेलखंड हो गया, और ये हो गया आपका ना मालवा का पठार, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो मध्यवर्ती उच्च भूमि है, उसके अंदर मेवाड़, मालवा, मध्य भारत और बुंदेलखंड का पठार जो है वो शामिल है। इसके अंदर ये जो पर्वत जो है उनके बीच में यदि देखें तो इधर की साइड तो क्या है, ये अपना विंध्याचल है, और इधर क्या है, ये अरावली है। तो अरावली और विंध्याचल जो पर्वत है उनके बीच में ये अपनी मध्यवर्ती उच्च भूमि जो है वो स्थित है, ठीक है। तो अब इनके अंदर एक एक चीज हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना जो अरावली के पूर्व में स्थित जो मेवाड़ का पठार है वो हम शुरू करते हैं, ठीक है। जो मेवाड़ का पठार है इसके अंदर दो ही बातें याद रखनी है कि अरावली के पूर्व में है ना, अरावली के किधर है, पूर्व में है। यहाँ से एक नदी बहती है, यहाँ से कौन सी नदी बहती है? बनास नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है? बनास नदी बहती है। तो बनास नदी का ढाल कैसे है? पश्चिम से पूर्व की ओर है। ये किस में जाके मिलती है? ये चंबल में जाके मिलती है, ठीक है। तो ये दो फैक्ट आपको इसके ध्यान रखने हैं। फिर उसके बाद में आता है मध्य भारत का पठार। कौन सा? मध्य भारत का पठार। ये जो मध्य भारत का पठार है वो कहाँ है? ये मध्य प्रदेश और जो उत्तर प्रदेश जो है उनकी बाउंड्री, और जो राजस्थान है, इन तीनों की जो बाउंड्री है ना, वहां पर है मध्य भारत का पठार, ठीक है। तो यहाँ से कौन सी नदी बहती है? यहाँ से बहती है चंबल नदी, ठीक है। ये बहुत ज्यादा तेजी से बहती है ना, बहुत तेज बहती है। तो इसलिए ये क्या करेगी, यहाँ की जो मिट्टी है उसको काटेगी। मिट्टी को काटती है, उसको बोलते हैं कि यहाँ पर हो गया भैया अवनालिका अपर्दन, ठीक है। ये बड़ी बड़ी ऐसे नाले नालियां जो है वो बन जाती है, उसको गली इरोजन कहते हैं, ठीक है। और ये जो गली इरोजन हो रहा है इसी से बनते हैं बीहड़, जहां पर पाए जाते हैं डाकू। जैसे एक डाकू जगन को अभी जेल में मार दिया गया, उसके लिए काफी प्रदर्शन वगैरह हो रहे हैं। ये देश ही ऐसा है ना। जो आपको परेशान करेगा आप उन्हीं के लिए प्रदर्शन करोगे, उसी में आप शामिल होगे, है ना। तो बहुत अच्छी चीज है ये तो वैसे, है ना। इसी से तो देश आगे बढ़ता है कि आप गुंडे मवालियों के पीछे दौड़ो, उनको फिर आप अपना नेता बनाओ, फिर वो आपको और ज्यादा परेशान करेंगे। तो ये बहुत अच्छी चीज है इस देश की, सौभाग्य है ये देश का कि ऐसी जनता इस देश को मिली है, ठीक है। तो ये बैडलैंड्स इधर है जहाँ पे पहले डाकू हुआ करते थे, है ना। अब डाकू यहाँ हुआ करते हैं, है ना, इधर इधर। ये समझ रहे हो यहाँ पे क्या? हाँ, ठीक है। फिर आता है अपना बुंदेलखंड का पठार। कौन सा पठार? बुंदेलखंड का पठार। ये देखो, ये यहाँ पर यूपी इधर अंदर तक घुसा हुआ है ना। तो यूपी और एमपी जो है उसके जो बॉर्डर है वहां पर ये स्थित है। और ये कैसा है? अर्ध शुष्क परिस्थितियां यहाँ पर पाई जाती हैं, है ना। यहाँ पर केन और बेतवा नदियां बहती है। कौन सी नदियां बहती है? केन और बेतवा नदियां बहती है। ये इस पठार को काट देती है। केन और बेतवा नदी जो है वो इस पठार को काटती है। अब काटेगी तो घाटियां बनेगी यहाँ पर, है ना। घाटियां बनेगी, और काट के जैसे हाइट से नीचे गिरेगी तो क्या बनेंगे? वाटरफॉल्स बनेंगे, जलप्रपात बनेंगे, ठीक है। तो जो बुंदेलखंड का पठार है वो कहाँ पे स्थित है? बाउंड्री पे, यूपी और एमपी की बाउंड्री पर स्थित है। यहाँ से केन और बेतवा नदियां बहती हैं, है ना। नदियां अगर बहेगी तो पठार को काटेगी, वहां पे बनेगी घाटियां, और उधर बनेंगे क्या? बहुत अच्छे जलप्रपात, सुंदर सुंदर जलप्रपात। उसके अलावा ये वाला और रह गया एक त्रिभुजाकार पठार, है ना। ये जो त्रिभुजाकार पठार है इसको बोलते हैं मालवा का पठार। कौन सा पठार है ये? मालवा का पठार। ये जो है सारिये लावा से बना हुआ एक त्रिभुजाकार पठार है। कौन से लावा से बना हुआ है? सारिये लावा से बना हुआ है, जहां पर बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती है, ठीक है। कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं? बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं। अब देखो, ये जो बेसाल्ट चट्टानें हैं वो धूप और हवा से जब घिसती है, मतलब ये इनका अपक्षय होता है ना, तो काली मिट्टी बनती है। कैसी मिट्टी बनती है? काली मिट्टी
बनती है। और जहाँ काली मिट्टी होती है वहां पर कपास की बहुत अच्छी खेती होती है। वहां पे क्या होती है? कपास की बहुत अच्छी खेती होती है। तो ये वाला जो क्षेत्र है वो कपास की खेती के लिए नंबर वन है। ठीक है। तो सबसे ज्यादा अगर कपास की खेती होती है तो वहां आती है मालवा के पठार पर होती है। अगर इसकी कदकाठी की बात करें तो मालवा का पठार जो है वो 300 से 600 मीटर इसकी एवरेज हाइट है ना। और इसकी यदि चोटी की बात करें तो यहाँ पर है सिगार टॉप। यहाँ पर चोटी कौन सी है? सिगार टॉप है। ठीक है। और इस पर चंबल, है ना, और चंबल की सहायक नदियां जैसे सिप्रा, काली सिंध, पार्वती, है ना, ये नदियां जो है यहाँ पर बहती हैं। ठीक है। तो आपको चंबल और उसकी सहायक नदियां अभी कुछ एक तो याद कर लेनी है ना, जो काम आने वाली है। बनास मैंने आपको बताई है, चंबल की सहायक नदी है ना। तीन और आप याद कर लो, सिप्रा, काली सिंध और पार्वती। सिप्रा, काली सिंध और पार्वती, है ना। पार्वती इधर बहती है। ठीक है। सिप्रा, काली सिंध और पार्वती। ठीक है। अब ये जो सिप्रा नदी है उसके किनारे महाकाल का मंदिर है। जो उज्जैन नगरी है वो यहीं पर है। इंदौर और जो भोपाल शहर है वो भी इसी पठार पर स्थित है। ठीक है। तो ये सारी बातें मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी। हम एक बार इसको देख लेते हैं। नोट्स में ऐसा ही लिखा होगा, क्योंकि जो लिखा हुआ है वही मेरे को याद है। मेवाड़ का पठार अरावली के पूर्व में है। बनास नदी बहती है, ढाल है पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है। मध्य भारत पठार मध्य प्रदेश और यूपी के जो पश्चिमी भाग है वहां पर स्थित है। चंबल नदी बहती है। अवनाली का अपर्दन यानी गलीय इरोजन होता है। और बीहेड जो है उसका निर्माण होता है। जो वेटलैंड्स है वो बनती है। बुंदेलखंड का पठार यूपी एमपी के बॉर्डर पर है। अर्ध शुष्क परिस्थितियां हैं। और कैन और बेतवा नदियां यहाँ से बहती है। और यहाँ पर गहरी घाटियां और जलप्रपात जो है वो बनता है। ठीक है। गहरी घाटियां होती है और सुंदर होती है वो। ठीक है। कभी गुजरना वहां से, बहुत अच्छा लगता है। फिर आता है मालवा का पठार। ठीक है। मालवा का पठार एमपी में बिल्कुल है। यहाँ सारी लावा से बना हुआ है। त्रिभुजाकार पठार है। बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती है। उसके अपक्षय से, बेसाल चट्टानों के अपक्षय से क्या होता है? काली मृदा बनती है, काली मिट्टी बनती है, जो कि बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है। और यहाँ पर कपास की खेती होती है। ठीक है। और इसकी अगर एवरेज हाइट की बात करें तो 300 से 600 है। और जो इसका सर्वोच्च चोटी है वो सिगार टॉप है, 881 मीटर। कोई नहीं पूछेगा 881 मीटर, लेकिन सिगार टॉप आपको पता होनी चाहिए। इस पठार पर चंबल और उसकी सहायक नदियां बहती है। सहायक नदियां कौन कौन सी है? सिप्रा, काली सिंध और पार्वती। ठीक है। सिप्रा नदी के किनारे उज्जैन शहर स्थित है, वहीं पर क्या है? महाकाल है। इस पठार पर इंदौर तथा भोपाल शहर भी स्थित है। ठीक है। तो यहां तक हम पढ़ चुके हैं। अब एमपी में ही एक और पठार है ना। वो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंदर स्थित बघेलखंड का पठार। ठीक है। इस पठारी क्षेत्र में विंध्याचल और सतपुड़ा श्रेणियां आकर मिलती है। ये जो पठार है यहाँ पर सोन और महानदी का अपवा तंत्र जो है वो अलग हो जाता है इसकी वजह से। चलो देख लेते हैं एक बार मैप के अंदर। ये देखो, ये एमपी और यूपी के बॉर्डर पर है ना। तो यहाँ पर आपके पास एक तो ऊपर से जा रही है विंध्याचल, नीचे से जा रही है आपकी सतपुड़ा। तो ये आकर क्या हो रही है? अलग हो रही है। ठीक है। और यहाँ पर जो दो नदियां बह रही है, सोन और महानदी। महानदी आपको पता है ना, यहाँ से जाके ऐसे गिरती है। ठीक है। कल की क्लास में आपने देखा था कि जो तटीय हम कोस्टल जो प्लेन्स है, तटीय जो मैदान है वो पढ़ रहे थे, तब महानदी इधर देखी होगी आपने मैप में, है ना। तो ये महानदी और जो सोन है उसके अपवा तंत्र को क्या करती है? एक दूसरे से अलग करने का काम करता है अपना जो बघेलखंड का जो पठार है वो। ठीक है। ये वाली चीजें यहाँ तक क्लियर है क्या? तो अगर यहाँ तक क्लियर है तो हम आगे पढ़ते हैं। छोटा नागपुर पठार। कौन सा पठार? छोटा नागपुर पठार। नाम से छोटा है लेकिन बहुत तगड़ा है ये। ठीक है। ये देखो, झारखंड, बिहार, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। कहाँ कहाँ? झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के अंदर फैला हुआ है। इसकी जो एवरेज हाइट है वो कितनी है? 700 मीटर है। एवरेज हाइट कितनी है? 700 मीटर है। इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो कौन सी है? पारसनाथ। छोटा नागपुर पठार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? पारसनाथ है ना। जो
भारत की रूर घाटी है। वैसे तो रूर घाटी जर्मनी के अंदर है, जो कि बहुत फेमस है। यदि आपने वर्ल्ड ज्योग्राफी क्लासेस ली है तो वहां पे मैंने बताया है रूर घाटी के बारे में, है ना। तो वैसे ही भारत के अंदर वो कोयले के लिए जो फेमस एक नदी है वो है दामोदर नदी, है ना। उधर जो रूर नदी है वो बिल्कुल ऐसे काले पानी के लिए, कोयले की वजह से वो फेमस है ना। तो अपनी कौन सी नदी फेमस है ऐसे ही? दामोदर नदी फेमस है, जो कि छोटा नागपुर पठार के ऊपर बहती है ना। यानी कि यहाँ पर कोयले का भंडार पाया जाता है, ठीक है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? भारत की रूर घाटी कहते हैं, ठीक है। ये जो पठार है, इसके ऊपर जो दामोदर नदी जिसकी हम बात कर रहे हैं वो बहती है, तो इसको क्या करती है? दो भागों में बांटती है। कितने भागों में बांटती है? दो भागों में बांटती है। अब इसका जो ऊपर वाला भाग है ना, जो अपने झारखंड साइड का है, वहां पर हजारी बाग और कोडरमा नाम के दो पठारी प्रदेश है, ठीक है। जो ऊपर वाला जो भाग है उसको हम क्या कहते हैं? हजारी बाग और कोडरमा पठार कहते हैं, ठीक है। और नीचे वाला जो है वो कौन सा है? रांची का पठार है। नीचे वाला कौन सा है? रांची का पठार है। फिर आती है छोटापुर, छोटा नागपुर जो पठार है उसकी रानी, ठीक है। छोटा नागपुर की रानी जो है वो लावा से बनी हुई है, जिसको पाट क्षेत्र भी बोलते हैं। क्या कहते हैं? पाट क्षेत्र भी कहते हैं। यहाँ का जो सबसे ऊंचा पाट है ना, वो है नेतरहाट पाट, ठीक है। जिसको आप कहते हैं छोटा नागपुर की रानी। जो नेतरहाट पाट है उसको आप क्या कहते हैं? नागपुर की रानी, ठीक है। यहाँ पर और भी कुछ चीजें हैं, जैसे मेसा और ब्यूट की हमने बात की थी जब हम उत्तरी अमेरिका पढ़ रहे थे, है ना। तो जो पठार, जैसे ये आपका पठार है, ये आपका पठार था। अब ये ऐसे धीरे धीरे घिसता गया, घिसता गया, घिसता गया, घिसता गया, घिसता गया, है ना। ये घिसता जाएगा, है ना। अब पहले इसका ढाल ऐसे था, है ना। लेकिन अब कैसे हो गया? ये लगभग ऐसे समतल सा, ऐसे ऐसे जो है, ऐसे बिल्कुल ऐसे खड़ा सा ऐसे बन गया, है ना। तो ये बनते हैं मेसा। ये क्या हो जाते हैं? इनको क्या बोलते हैं आप? मेसा बोलते हो, है ना। तो ये जो समतल शिखर और जो ऐसे, अब एक साथ ही ढाल आ गया ना इसमें, है ना। पहले तो ऐसे था, ऐसे ढाल था, ऐसे लंबा ढाल था। अब ये एक साथ हो गया, ऐसे खड़ा ढाल, है ना, तीव्र ढाल हो गया। तो ये वाली जो भूमि होती है उसको बोलते हैं मेसा। उसको क्या बोलते हैं? मेसा। और झारखंड के लोग इसको बोलते हैं पाट। झारखंड वाले क्या बोलते हैं? पाट। अब यहाँ पर कौन कौन से पाठ हैं? यहाँ पर जमीरा पाठ है, बगरू पाठ है, खमर पाठ है और लोटा पाठ है। तो चार पांच पार्टों का तो आपको नाम पता होना ही चाहिए, है ना। चार पांच पार्ट, एक तो नेतरहाट पाठ की हमने बात कर ली, है ना। वो तो क्या है? छोटा नागपुर की रानी है ना। उसके अलावा जमीरा, बगरू, खम्बर, लोटा। जमीरा, बगरू, खम्बर और लोटा, ये पार्ट है। तो पांच पार्ट आपको याद होने चाहिए। यदि कहीं आपका सब्जेक्टिव पेपर आप दे रहे हो, है ना, तो वहां पर ये काम आएगा ना। कोई भी मेंस दे रहे हो आप, किसी पीसीएस का दे रहे हो, यूपीएससी में कल को आप बैठ जाओ मेंस देने, तो आपको पता होना चाहिए। कहीं इंटरव्यू में आपसे पूछ ही लिया जाए, है ना, वहां पे तो पूछा जा सकता है ना। तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। तो एक और खास बात है, ये वाले जो पाठ क्षेत्र होते हैं ना, जो मेसा होते हैं, वो ऐसे है कि जो आगे जाके ऐसे धीरे धीरे इनका जो दक्षिण वाला जो भाग है वो थोड़ा सा मैदान जैसा होने लगता है ना। नीचे की तरफ जब जाते हैं तो कैसा हो जाता है? वो मैदान के जैसा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया क्या? चलो ठीक है, यहाँ तक हम देख लेते हैं। अ, तो छोटा नागपुर पठार जो है उसके बारे में हमने बात की है कि ये जो है दामोदर नदी बह रही है, इसके उत्तर के अंदर हजारीबाग और कोडरमा पठार है, ठीक है। और इधर ये जो पाट क्षेत्र है, फिर हमने पाट्स की बात करी, नेतरहाट पाट वगैरह। फिर रांची का जो पठार है वो नीचे है ना। यहाँ पर ये काफी सारी नदियां जा रही है ना। इधर ये गडजात की पहाड़ियां और राजमहल पहाड़ियां, इनकी हम बात करने वाले हैं आज ही, पहाड़ियों के बारे में, वो सारी चीजें आगे, है ना। अच्छा जी। तो छोटा नागपुर पठार है, इससे पहले ये वाला मैंने आपको, हाँ, बघेलखंड आपको समझा दिया था मैंने, ठीक है। तो
ये वाला जो है झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के अंदर ये स्थित है। ठीक है, छोटा नागपुर पठार। ठीक है। अच्छा जी, ये पठार बहुत सी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ठीक है, गढ़जात की पहाड़ियाँ, राजमहल पहाड़ियाँ, इधर से आपके कौन सी जा रही है, यहाँ से सतपुड़ा आ रही है, इधर से विंध्याचल आ रहा है, तो हर तरफ से क्या है, ये पहाड़ियों से घिरा हुआ पठार है। पठार की जो औसत ऊंचाई है वो क्या है, 700 मीटर है, और सर्वोच्च चोटी कौन सी है, पारसनाथ है। ये भारत का सबसे खनिज संपन्न जो पठार है वो कौन सा है, छोटा नागपुर पठार है। इस पठार से बहुत सी नदियों का उद्गम होता है, जैसे दामोदर, बराकर, स्वर्णरेखा, उत्तर कोयल, दक्षिण कोयल। ये वाला देखो आप, दक्षिण कोयल, वैतरणी, स्वर्णरेखा, दामोदर, है ना, सॉरी, संक आदि जो नदियां हैं उसका उनका यहाँ से उद्गम होता है। ठीक है। और यहाँ पर क्या है, कोयले के भंडार पाए जाते हैं, इसलिए बात की रोर घाटी इसको कहते हैं, है ना। दामोदर नदी इस पठार को दो भागों में विभाजित करती है। इसका उत्तरी भाग हजारीबाग तथा कोडरमा पठार कहलाता है, और दक्षिण भाग रांची का पठार कहलाता है। इस पठार का जो पश्चिम भाग है, नारा लावा निर्मित पाटचत्र, ये वाला जो है ना, ये लावा से बना हुआ है, इसको पाटचत्र बोलते हैं। सर्वोच्च पाठ कौन सा है, नेत्रहाट पाठ है, जिसको छोटा नागपुर की रानी कहते हैं। ठीक है। और यहाँ पर जो छोटा नागपुर पठार है, इसके अंदर एक तीव्र ढाल है ना। ये क्या है, एक तीव्र ढाल है इसके अंदर, है ना। इस पठार का जो दक्षिण भाग है वो संप्राय मैदान है, जो साउथ वाला मैं आपको बताया था। फिर मेसा क्या होता है ना, तो समतल शिखर वाली उच्च भूमि को क्या कहते हैं, मेसा, जिसका ढाल क्या होता है, तीव्र, है ना, ऐसे जो होते हैं। मेसा का पठार अपरदन से मेसा का निर्माण जो है पठार के अपरदन से होता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। झारखंड में मेसा को क्या कहते हैं, पाट कहते हैं, जैसे नेत्रहाट पाट, जमीरा पाट, है ना, बगरू पाट, खम्बर पाट, लोटा पाट, है ना, याद रह जाएंगे ना। ये हो जाता है अपना छोटा नागपुर पठार यहाँ पर समाप्त। ठीक है। इसके बाद में है अपना दंडकारण्य पठार। कौन सा पठार, दंडकारण्य पठार है। जो दंडकारण्य पठार है वो देखो कैसे है, ये अपना छत्तीसगढ़ हो गया, है ना, ये इधर को उड़ीसा हो गया, है ना, फिर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, है ना, इन सब के अंदर ये फैला हुआ है। ठीक है। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी जो है ना, वो है नंदीराज। कौन सी है, नंदीराज, जो कहाँ पे है, बेलाडीला के अंदर। ये जो बेलाडीला है ना, इसके अंदर इसकी सर्वोच्च चोटी है। ठीक है। अब इसके अलावा जो है ये पूरा जो, यदि पूरे दंडकारण्य पठार की यदि बात करते हैं, तो ये है अपने छत्तीसगढ़, उड़ीसा, है ना, एमपी भी थोड़ा सा आ जाता है इसके अंदर, महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है वो भी आ जाता है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जो है वो भी इसके भाग हैं। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, काफी सारे ऐसे खनिज मिलते हैं, है ना, जैसे बस्तर का पठार है, उसके अंदर लोएस्ट मिलता है। दो खाने हैं, आपको बहुत अच्छे से याद कर लेनी है, जब हम खनिज पढ़ेंगे तो कम से कम जो यहाँ पे डिस्कस हो गई है, यहाँ पे जो हम खनिज डिस्कस कर रहे हैं वो कम से कम आपको उस टाइम पे याद होने चाहिए। तो बेलाडीला और दल्ली राजहरा, ये वाली क्या है, खाने हैं लो अयस्क की, जो कहाँ पे है, दंडकारण्य पठार में, छत्तीसगढ़ के अंदर बस्तर के पठार में। कौन से पठार में, बस्तर के पठार में। ठीक है। इसके बाद में अपना जो ओडिशा है, उधर है कालाहांडी पठार। ओडिशा में कौन सा है, कालाहांडी पठार। यहाँ पर बॉक्साइट मिलता है बहुत ज्यादा। बॉक्साइट क्या होता है, जो एल्यूमिनियम के जो अयस्क होते हैं ना, उसको बॉक्साइट कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो है कालाहांडी, कोरापुट और बोलानगिर, है ना, ये जिले हैं ओडिशा के, उसके अंदर ये कालाहांडी पठार फैला हुआ है, जहां पर क्या मिलता है आपको, बॉक्साइट। ठीक है। तो एल्यूमिनियम का उत्पादन होता होगा यहाँ पे, है ना। ये सारी चीजें हो गई। अब ये जो है, यहाँ से भी कुछ नदियां निकलती होगी, जैसे इंद्रावती है, सबरी है, सिलेरू है ना, सिलेरू को मचकुंड भी बोलते हैं। तो ये वाली जो नदियां है वो यहाँ से गुजरती हैं। ठीक है। तो एक बार देखिए, क्या हमने जो पढ़ा है वो सारी बातें। तो ये छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, है ना, इसके साथ थोड़ा एमपी और महाराष्ट्र के अंदर भी है, थोड़ा सा है ना। इसके दूसरे नाम, छत्तीसगढ़ में इसको बस्तर का पठार कहते हैं, देखो ये हो गया। और आपके ओडिशा है, उसके अंदर कालांडी पठार इसको कहते हैं। बस्तर के पठार के अंदर क्या मिल रहा है, लोएस्क मिल रहा है ना। और उसकी खाने कौन सी है, दल्ली राजहरा और बेलाडीला। कालाहांडी में बॉक्साइट मिलता है ना। तो उसके जिले कौन कौन से हैं, कालाहांडी, कोरापुट और बोलान गिर। ठीक है, कालाहांडी, कोरापुट, बोलान गिर। यहाँ पर कौन कौन सी नदियां बहती हैं, इंद्रावती, सबरी, सिलेरू, और सिलेरू को ही क्या कहते हैं, मचकुंड नदी कहते हैं। सर्वोच्च चोटी नंदीराज बेलाडीला के अंदर है
है ना। बैलाडीला खुद कहाँ पे है, अपने छत्तीसगढ़ के अंदर है, ये रहा। ठीक है, फिर ये मैं आपको बता ही चुका हूं कि इधर भी फैला हुआ है। फिर आ जाता है मेघालय का पठार। कौन सा पठार, मेघालय का पठार। अब देखने में तो ये एक अलग से पठार दिखेगा, लेकिन ये जो छोटा नागपुर का पठार है उसी का एक्सटेंडेड वर्जन है ये, है ना। तो और आपको ऐसे भी लग सकता है, जब हमने हिमालय पढ़ा था तो आपको मैप में दिखा होगा गारो खासी जयंतियां, लेकिन मैंने इनको एक बार भी उच्चारित नहीं किया, प्रोनाउंस ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये आपके हिमालय क्षेत्र में नहीं आता, ये अपना जो प्रायद्वीप पठारी प्रदेश है उसी का भाग है ना। अभी हमने राजमहल देखा ऊपर, जो अपना छोटा नागपुर पठार है उसके अंदर, जब हमने पहाड़ियों की बात की, है ना, तो यहाँ पर एक राजमहल गारो गैप जो है वो बनता है। ठीक है, इधर एक मालदा ब्रंश जो है वो बनता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम मेघालय पठार के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मालदा भ्रंश क्या चीज है, पहली बात तो, है ना। मालदा भ्रंश क्या है, बहुत करोड़ों साल पहले जमीन खिसकी, तो बीच में जमीन जो है वो नीचे धस गई, जिससे क्या बन गई, मालदा भ्रंश बन गई। और ऐसे इधर क्या बन गई, राजमहल गारो खासी गैप जो है, राजमहल गारो गैप बन गया। ठीक है, इसी गैप के कारण जो आपका मेघालय का जो पठार है वो, और जो मुख्य प्रायद्वीप पठार है वो अलग हो रखे हैं, है ना। ऐसे पार्ट तो किसका है, इसी का पार्ट है, लेकिन वो अलग हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर तीन सगी बहनें हैं। कितनी बहनें हैं, तीन सगी बहनें हैं, गारो खासी जयंतियां। कौन सी, गारो खासी जयंतियां। इसकी जो सर्वोच्च जो चोटी है वो है अपनी नोकरेक। कौन सी है, नोकरेक है, जो कि गारो पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। और ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है। नोकरेक क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है। यहाँ गारो पहाड़ियां जो है वो बायोस्फीयर रिजर्व भी है। अब जो खासी पहाड़ी है, इसका जो पीक है वो कौन सा है, सिलांग है। इसी पहाड़ी के अंदर मोसिनराम और चेरापूंजी नाम की जो जगह है, वहां पर दुनिया की सबसे ज्यादा औसत वार्षिक वर्षा होती है। ठीक है, फिर जो आपकी जयंतियां हैं उसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, मंगरक्षी है। ठीक है, तो ये वाली बातें आपको ध्यान रह जाएगी, है ना। तो यहाँ पर भी आपको क्या मिलता है, यहाँ पर भी आपको मिलता है छोटा नागपुर की तरह लोहा, कोयला, यूरेनियम, है ना। यूरेनियम इधर ही मिलता है ना। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जगह हो गई है ना। फिर आता है अपना करबी ओंगलोंग पठार। ठीक है, ये जो है इसके पड़ोसी राज्य असम के अंदर स्थित है ना। तो मेघालय के पास में कौन सा है, असम है ना, जहाँ पर मिकिर और रेंगमा जो है वो पहाड़ियाँ स्थित हैं। ठीक है, तो एक बार इनको पढ़ते हैं और खत्म करते हैं। जो मेघालय का पठार है वो छोटा नागपुर पठार का ही भाग माना जाता है ना। यहाँ पर मालदा ब्रांच और छोटा नागपुर पठार से इसको अलग कर लिया मालदा ब्रांच, है ना। दोनों पठारों के बीच में राजमहल गारो गैप स्थित है ना। गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां हैं यहाँ पर, है ना। गारो की सर्वोच्च चोटी नोकरेक है, जो जैव क्षेत्र भी है ना, बायोस्फीयर रिजर्व। खासी पहाड़ियों की जो सर्वोच्च चोटी है वो कौन सी है, शिलोंग है। जयंतिया पहाड़ियों की मंगरक्षी है। ठीक है, तो ये आप याद रख लेना। यहाँ पर लो आईएस, कोयला और यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं। खासी पहाड़ियों में क्या है, मोनसिन राम और चेरापूंजी है, जहाँ पर विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा हमको प्राप्त होती है। कार्बी ओंगलोंग कहाँ है, पास में ही असम के अंदर है ना। यहाँ पर मिकिर और रेंगमा पहाड़ियाँ स्थित हैं। बस इतनी सी बात थी। अब आता है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है दक्कन का पठार। कौन सा है, दक्कन का पठार। अगर इसके आकार और विस्तार की बात करें हम, चलो चलते हैं यहीं पर बात करते हैं। यहाँ पर है अपना दक्कन का पठार। और ये रहा, ये वाला जो है ये क्या है, अपना दक्कन का पठार है। ये पूरा क्या है, दक्कन का पठार है। तो आप बताओ ये कौन कौन से राज्यों के अंदर फैला हुआ है। ये 8 राज्यों में फैला हुआ है। कितने राज्यों में फैला हुआ है, 8 राज्यों में। अपना महाराष्ट्र हो गया, है ना, अपना कर्नाटक हो गया, फिर आपका तेलंगाना हो गया, इधर आपका जो ये केरल है वो भी आ जाता है ना। फिर आंध्र प्रदेश भी आ जाएगा, इधर ऊपर की तरफ मध्य प्रदेश भी आ जाएगा, छत्तीसगढ़ आ जाएगा, है ना। तो ऐसे 8 जो राज्य हैं उनके अंदर ये फैला हुआ है। इसकी अगर औसत ऊंचाई की बात करें तो वो है 600 मीटर। इसका जो ढाल है वो है पश्चिम से आपके पूर्व की ओर, ठीक है, इधर की ओर ऐसे है।
है ना। तभी तो यहाँ की जो नदियां हैं, जैसे गोदावरी, कृष्णा, ये नदियां किधर जा रही है, आपके बंगाल की खाड़ी की तरफ जा रही है ना। ये प्राचीन जो लावा है उससे बना हुआ आपका पठार है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर मिट्टी कैसी पाई जाएगी, काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, ये वाला जो पठार है इसके तीन और उपभाग हैं, है ना। इसको तीन और उपभाग है, महाराष्ट्र का पठार, तेलंगाना का पठार और कर्नाटका का पठार। ठीक है, एक तो महाराष्ट्र का, एक तेलंगाना का और एक कर्नाटका का पठार। ठीक है, तो हम चलते हैं इसके अंदर और बात करते हैं इसकी। तो ये त्रिभुजा का पठार जो है 8 राज्यों में फैला हुआ है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, केरल के अंदर लावा से बना हुआ है। 600 मीटर इसकी ऊंचाई है, काली मिट्टी पाई जाती है। ढाल जो है पश्चिम से पूर्व की ओर है और इसको 3 प्रादेशिक भागों के अंदर आपने बांट रखा है। महाराष्ट्र का जो पठार है, अब देखो पूरा पठार ही काली मिट्टी से संपन्न है, तो यहाँ पर और ज्यादा अच्छी काली मिट्टी है, इसलिए भारत का प्रमुख कपास उत्पादित क्षेत्र कहाँ पे है, महाराष्ट्र का पठार है। इस पठार पर गोदावरी और कृष्णा नदियां बहती हैं। महाराष्ट्र के पठार पर कौन सी नदियां बहती है, कृष्णा और गोदावरी नदियां बहती है। फिर आता है तेलंगाना का पठार। जो तेलंगाना का पठार है वो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है। कृष्णा नदी इस पठार को क्या करती है, विभाजित करती है, मतलब बांटती है। इस पठार का जो उत्तरी भाग है वो है तेलंगाना का पठार। वो कौन सा है, तेलंगाना का पठार। इस पठार का जो दक्षिण भाग है वो है रायलसीमा का पठार। ठीक है, तो जहां से ये तेलंगाना का पठार है तो ऊपर क्या है, तेलंगाना पठार, नीचे क्या है, रायलसीमा का पठार है। जो तेलंगाना का पठार है इसके ऊपर बहती है आपकी गोदावरी नदी और इसके ऊपर बहती है आपकी पेनेरू नदी। इसका जो पूर्वी भाग है वो सीमांध्रा कहलाता है। ये जो पूर्वी भाग है इधर वाला, वो क्या कहलाता है, सीमांध्रा कहलाता है। फिर इसका तीसरा भाग जो है उसे बोलते हैं कर्नाटका का पठार। कौन सा, कर्नाटका का पठार। ये जो है 600 मीटर की समोच्च रेखा इस पठार को दो भागों में बांटती है। समोच्च रेखा जानते हो क्या आप, ऐसे आप जब मैप देखते हो तो ऐसे ये कंटूर लाइंस बनी होती है, इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंटूर लाइंस बोलते हैं। तो ये जैसे 100 मीटर की हाइट पर बनी, ये तो जैसे 700 मीटर है ना। फिर ये पीक आ गया इसका, फिर ये जैसे 600 मीटर की एक लाइन बनी हुई है ना, ये 500 मीटर की लाइन बनी हुई है। ठीक है, तो ये जो है, जो सेम हाइट पर आपके जो पोजीशन आ रही है, लोकेशन आ रही है, उसको बोलते हैं समोच्च रेखा। क्या बोलते हैं उसको, समोच्च रेखा। ठीक है, कंटूर लाइन। तो 500 मीटर के ऊपर आ गया, तो ये जो 600 मीटर वाली जो समोच्च रेखा है वो इस पठार को दो भागों में बांटने का काम करती है। इसका जो उत्तरी भाग है वो बेंगलोर का पठार है और दक्षिण भाग जो है वो मैसूर का पठार कहलाता है। ठीक है, बेंगलोर के पठार पर तुंगभद्रा नदी बहती है। बेंगलोर का जो पठार है वहां पर कौन सी नदी बहती है, तुंगभद्रा नदी बहती है। और जो मैसूर का पठार है वहां पर बहती है कावेरी नदी। ठीक है, तो ये आपकी जो नदियां हैं, बहुत सारी नदियां हैं, आपको याद करनी है ना। और बहुत सारे खनिज है यहाँ पर, है ना, पहाड़ियां हैं, पर्वत है खूब सारे, है ना। वो सारी चीजें अपने को याद करनी है ना। अब हम सीधा चलते हैं जो अपना पठारी प्रदेश है उसके अंदर जो पर्वत है उनके ऊपर, है ना। तो हम देखते हैं इसके अंदर कौन कौन से पर्वत है, कहाँ कहाँ है। चलें, चलो इसको हम जूम आउट कर लेते हैं। ओके, तो प्रायद्वीपीय प्रदेश के पर्वत और पहाड़ियां, है ना। इसके अंदर कौन कौन सी है, काठियावाड़ की पहाड़ियां हैं, अरावली पर्वत श्रेणी है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, पश्चिमी घाट है और पूर्वी घाट है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं अब। लगभग आधे घंटे की क्लास हो गई है, तो मैं 15 मिनट के अंदर जितनी चीजें हो पाती है उतनी कर लेते हैं अपन, है ना। सबसे पहले काठियावाड़ की जो पहाड़ियां हैं उनके बारे में। तो काठियावाड़ की पहाड़ियां जो हैं इसके अंदर गिरनार, मांडव और जो बरदा पहाड़ियां हैं वो शामिल है ना। इधर जो अपनी काठियावाड़ की पहाड़ियां हैं वो, है ना। इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो गोरखनाथ है ना। काठियावाड़ की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, गोरखनाथ है। अच्छा जी। फिर इसके बाद में जो काठियावाड़ के बारे में यदि बात करें तो यहाँ पर गिर राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा है, गिर राष्ट्रीय उद्यान है। और ये पूरी दुनिया के अंदर एशियाई शेरों के लिए फेमस है ना। यहाँ पर जैन धर्म के पवित्र स्थल जो है वो स्थित हैं।
है ना। फिर अपने जो अरावली है, अरावली के बारे में तो राजस्थान अगर ज्योग्राफी कोई पढ़ता है तो बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ता है, लेकिन जो काम की बात है इसके अंदर तो ये गुजरात के पालनपुर से स्टार्ट होके और अपने रायसीना जो हिल्स है दिल्ली के अंदर वहां तक जाती है। रायसीना में राष्ट्रपति भवन बना हुआ ना, तो इसकी कुल लंबाई कितनी है, 692 किलोमीटर है। इसका सबसे ज्यादा हिस्सा जो है वहां पे है, राजस्थान के अंदर है ना। तो इसकी अगर हाइट की बात करें तो एवरेज हाइट 930 मीटर है और सर्वोच्च चोटी यहाँ पर गुरु शिखर है। और ये दुनिया के सबसे जो पुराने पर्वत हैं, वो जो प्री कैम्ब्रियन काल के अंदर बने थे उनमें से एक है ना। तो अरावली का निर्माण कब हुआ था, प्री कैम्ब्रियन काल के अंदर हुआ था। यहाँ पर ये जो है अपना ये इधर से ये महान जल विभाजक जो बनता है उसका ये हिस्सा है ना। यहाँ पर खनिज जैसे बहुत भयंकर भरे हुए हैं, सीसा, जस्ता, चांदी और आपके लोहा हो गया और इधर तांबा हो गया, है ना। तो ये काफी सारी खनिज यहाँ पर पाए जाते हैं। फिर बात करते हैं विंध्याचल के बारे में, है ना। तो ये आपके उत्तर और दक्षिण को डिवाइड करने का काम करता है ना। ये आपके गुजरात से शुरू होता है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश होता हुआ बिहार छत्तीसगढ़ तक ये फैला हुआ है, छत्तीसगढ़ और बिहार तक ये फैला हुआ है लगभग 1050 किलोमीटर के क्षेत्र में। ठीक है। इसकी यदि बनावट की बात करें तो ये चूना पत्थर से बना हुआ खंड पर्वत है ना। तो ध्यान रखना है ये कैसा माउंटेन है, ब्लॉक माउंटेन है, जिसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, सद्भावना चोटी है। इसके अंदर विंध्याचल, भांडेर और कैमूर पहाड़ियां जो है वो विंध्याचल के अंदर ही शामिल है। ठीक है। यहीं पर आपकी बनती है नर्मदा भ्रंश घाटी। विंध्याचल में क्या बनती है, नर्मदा भ्रंश घाटी। इसके ठीक उत्तर के अंदर उत्तर भारत की जो और दक्षिण भारत है उसको ये क्या कर रही है, अलग कर रही है नर्मदा भ्रंश घाटी। ठीक है। फिर यहाँ पर आपको क्या मिलता है, हीरा मिलता है ना, जो पन्ना नाम की जगह है वहां पर, है ना। और ये एक बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है। फिर आती है अपनी इसके जस्ट नीचे क्या है, सतपुड़ा। ये भी क्या है, बालू पर्वत है, मतलब बालू उससे बना हुआ है ना, खंड पर्वत। ठीक है। और ये जो है पश्चिम से पूर्व 900 किलोमीटर में फैला हुआ है, गुजरात से ये स्टार्ट हो जाता है और एमपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र जो है उसमें फैला हुआ है ना। और इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो है धूपगढ़, है ना। पहाड़ियों की यदि बात करें तो इधर की साइड है राजपीपला, फिर गोविलगढ़ है, फिर उसके बाद में महादेव है और सबसे जो पूर्व में है वो मैकाल है। तो राजपीपला, गोविलगढ़, महादेव और मैकाल जो है इसके अंदर पहाड़ियां हैं। जो महादेव पहाड़ियां हैं इसके अंदर क्या है, सर्वोच्च चोटी है इसकी धूपगढ़, है ना। और यहाँ पर एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है जिसका नाम है पंचमढ़ी, वो भी क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व है ना। तो इसके दक्षिण में बैतूल का पठार है, इसके नीचे दक्षिण के अंदर क्या है, बैतूल का पठार है, जहां से तापी नदी जो है उसका उद्गम होता है। कौन सी नदी का उद्गम होता है, तापी नदी का उद्गम होता है। ठीक है। अच्छा जी। फिर आती है मैकाल पहाड़ियां, है ना, जो सबसे पूर्व के अंदर है। तो इसके अंदर है सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक, जहां से एक तरफ जो है नर्मदा नदी जा रही है, दूसरी तरफ सोन नदी जा रही है। ठीक है। फिर बात करते हैं अपने वेस्टर्न घाट की, है ना। फिर अपन बात कर लेंगे ईस्टर्न घाट की। जो पश्चिम घाट है वो आपके ऐसा है कि जो तापी नदी की जो घाटी है वहां से लेकर अपने कन्याकुमारी तक लगभग 1600 किलोमीटर लंबा एक अखंड पर्वत है ना, भ्रंश कगार है ना। तो इसकी बनावट जो है वो कुछ इस प्रकार है कि इसकी जो एवरेज हाइट है वो कितनी है, 1200 मीटर है ना। और ये जो इसका पश्चिमी ढाल है ना वो एकदम सीधा और तीव्र है, जबकि जो ये पूर्वी ढाल है वो मंद है ना। जैसे हिमालय है उसका क्या था, उधर वाला उत्तर वाला ढाल मंद था और अपनी साइड वाला जो ढाल था वो कैसा था, तीव्र था, है ना। उधर सॉरी उधर जो है उनकी तरफ तीव्र था, अपनी तरफ मंद था, इसलिए अपने वनस्पति पाई जाती है ना। अच्छा जी। फिर यहाँ पर बारिश की यदि बात करें तो देखो अपने मॉनसून कैसे आता है, इधर से ऐसे जाके ऐसे घूम के ऐसे आता है ना, केरल से एंट्री मारता है ना अपने। तो इस तरह से ये जो दक्षिण पश्चिम मानसून की जो हवाएं आती है वो तीव्र पश्चिमी ढाल से टकराएगी, है ना। इधर से तीव्र ढाल है उससे टकराएगी, टकराकर उधर की तरफ तो बहुत अच्छी बारिश करेगी, है ना। तो यहाँ पर तो सदाबहार वनस्पति जे पाई जाएगी। तो ये क्या है, अपने जो 36 जैव विविधता हॉटस्पॉट जो है ना, उसके अंदर शामिल है ना। लेकिन इधर की साइड जब इसको क्रॉस करके आती है तो यहाँ पर वृष्टि छाया क्षेत्र बनता है ना। तो यहाँ पर जो है बारिश कम होती है।
अब जो अपना ये वेस्टर्न घाट है, इसको आप क्या करते हैं, तीन भागों में बांट लेते हैं। कितने भागों में बांट लेते हैं? तीन भागों में बांट लेते हैं। तीन भाग कौन कौन से हैं? सबसे ऊपर है उत्तरी सह्याद्री, सबसे पहला कौन सा है? उत्तरी सह्याद्री। फिर है मध्य सह्याद्री और तीसरा है दक्षिणी सह्याद्री। ठीक है। जो उत्तरी सह्याद्री है वो है गुजरात और महाराष्ट्र के अंदर फैला हुआ। कहाँ पे फैला हुआ है? गुजरात और महाराष्ट्र के अंदर फैला हुआ है, इधर वाला जो है। ठीक है। ये जो है तापी घाटी से 16 डिग्री अक्षांश जो है वहां तक ये फैला हुआ है। ठीक है। 16 डिग्री नॉर्थ अक्षांश, तापी घाटी से 16 डिग्री नॉर्थ अक्षांश तक। इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो है कलसू बाई। ठीक है। कलसू बाई से आपकी जो गोदावरी नदी है वो उद्गमित होती है। ठीक है। और इसकी दूसरी जो है सलेर है और महाबलेश्वर है ना। जहां से महाबलेश्वर से आपकी कौन सी नदी निकलती है? कृष्णा नदी आपकी उद्गमित होती है। ठीक है। यहाँ पर कुछ मुख्य दर्रे हैं, जैसे मुंबई के लिए यदि शॉर्टकट की बात करें, मुंबई से नासिक के लिए वो है थाल घाट, है ना। और मुंबई से पुणे के लिए भोर घाट, है ना। मुंबई से यदि आप नासिक जाते हो तो आपको थाल में जाना पड़ेगा, थाल लेके जाना पड़ेगा। और मुंबई से पुणे आपको सुबह सुबह निकलना पड़ेगा, है ना, अर्ली मॉर्निंग जाना पड़ेगा पुणे। तो वो है भोर घाट। ठीक है। अब बात करें यदि मध्य सह्याद्री की, तो ये है 16 डिग्री से नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं वहां तक फैला हुआ है, गोवा और कर्नाटक में। ठीक है। इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो है कुद्रेमुख। सर्वोच्च चोटी कौन सी है? कुद्रेमुख। अब जो कुद्रेमुख है, हम खनिज पढ़ते टाइम फिर से इसकी बात करेंगे। ये वाले जो एरिया है यहाँ पर मिलती है अपने को लोहे की मसूर पहाड़ियाँ, खनिज जो है बहुत ज्यादा ऐसे मिलता है यहाँ पर। फिर यहीं पर है बाबा बुदन की पहाड़ियाँ जो कि कॉफी के लिए फेमस है। ठीक है। फिर इसके बाद में आता है आपका दक्षिणी सह्याद्री, जो कि अपने केरल और जो तमिलनाडु है उसके अंदर फैला हुआ है। ये नीलगिरी से लेके आपके कन्याकुमारी तक फैला हुआ है ना। इसकी जो चोटी है वो अन्नाई मुड़ी है, जो पूरे जो दक्षिण भारत है और उसकी जो सर्वोच्च चोटी है। यहाँ केरल जो है उसकी सर्वोच्च चोटी है ये। इसकी जो दूसरी नंबर की जो चोटी है वो है मिसापुली माला। दूसरी चोटी कौन सी है? मिसापुली माला है। यहीं पर आपके कार्डमम या इलायची पहाड़ियाँ जो है वो पाई जाती हैं। इसकी सर्वोच्च चोटी कार्डमम पहाड़ियों की कौन सी है? अगस्त्य मलाई है, जो कि बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है। और जो अपनी पन्नी पहाड़ियाँ हैं वो भी इसी का पार्ट है ना। इसी पहाड़ी के अंदर तमिलनाडु का विख्यात फेमस टूरिस्ट स्पॉट है कोडाई कनाल। कौन सा है? कोडाई कनाल। ठीक है। अच्छा जी। अब पश्चिमी घाट के जो दर्रे हैं उनकी बात करें, पाल घाट मैंने आपको बता ही दिया, है ना। एक नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में है, जो कि कोच्चि और कोयम्बटूर। कोयम्बटूर कहाँ है? तमिलनाडु है। कोच्चि कहाँ है? इधर केरल के इधर है ना। इन दोनों को जोड़ता है NH47 से, है ना। और सेन कोटा दर्रा है ना। ये नागरकोइल और इलायची की जो पहाड़ियां हैं उनके बीच में है ना। ये तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है NH49। ठीक है। फिर बात करते हैं हम पूर्वी घाट की, ईस्टर्न घाट। ये महानदी से लेकर नीलगिरी पहाड़ियों तक फैला हुआ है ना। 800 किलोमीटर की दूरी में ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, है ना, कर्नाटक, तेलंगाना। इसकी जो एवरेज हाइट है वो 600 मीटर है ना। ये महानदी से गोदावरी तक तो क्या है, ऐसे लगातार देखो, ऐसे लगातार है ना। लेकिन उसके बाद में दक्षिण में गोदावरी और कृष्णा नदी जैसी आ गई है ना। तो ये नदियां इसको काट काट कर इसको क्या कर दिया? असतत कर दिया है ना, तोड़ दिया इसको। इसकी यदि चोटियों की बात करें तो सबसे ऊंची चोटी है अरमाकोंडा या जिंदाकोंडा, जिंदाकाडा। अरमाकोंडा या जिंदाकाडा। ये 1680 मीटर इसकी हाइट है। ओडिशा की जो सबसे ऊंची जो चोटी है वो कौन सी है? देवमाली। और महेंद्रगिरी भी जो है इसी के अंदर, इसी का पार्ट है। ये जो पहाड़ियां हैं इसके अंदर आंध्र प्रदेश के अंदर नालामाला, एरामाला, वेंडीकोंडा और पालाकांडा, सेसलम पहाड़ियां। तमिलनाडु जो है उसके अंदर आपके जवादी और सिवराई पहाड़ियां हैं। ठीक है। जो पुष्पा मूवी आपने देखी है, आंध्र प्रदेश के अंदर ये जो सेसलम पहाड़ियां हैं जहाँ पर लाल चंदन की खेती होती है ना, वो जैव विविधता आरक्षित क्षेत्र है, वो भी ईस्टर्न घाट का ही पार्ट है ना। अब आपका ये जो नीलगिरी दिखाई दे रहा है यहाँ पर आके मिलती है। ये नीलगिरी है कहाँ पे? आपका कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु का जो बॉर्डर है वहां पर एक खंड पर्वत है ना, जहाँ पर पश्चिमी घाट और जो पूर्वी घाट है वो दोनों आकर ऐसे मिल रहे हैं। ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो नीलगिरी के पास ये आके क्या हो रहे हैं? मिल रहे हैं।
ठीक है। जो ये नीलगिरी है, इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो है डोडा बेटा, 2636 मीटर इसकी हाइट है। ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। और उससे जो अगर नीचे चोटी की बात करें तो वो है कोलारी बेटा। ठीक है। तो ये भारत का पहला जैव आरक्षित क्षेत्र है ना। 1986 में नीलगिरी को जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया था, बायोस्फीयर जोन। यहाँ पर चाय की रोपण कृषि की जाती है ना। और यहाँ पर टोडा जनजाति रहती है जो पूरी तरह से भैंस पालन के लिए विख्यात है, फेमस है ना। इसका नाम 12 साल से खिलने वाले नील करुंजी नाम के फूल हैं उनके नाम पर रखा गया, है ना। जिसे पूरा जो पहाड़ है वो कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है ना। तो ये वाली चीजें हैं अपने इसके अंदर, अपना जो आज का जो प्रायद्वीप पठारी प्रदेश जो हमने पढ़ा है वो। ठीक है। कल हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ये जो मैंने आपको चीजें बताई है वो सारी चीजें एक बार फिर से पढ़ेंगे, उससे रिवीजन भी हो जाएगा। आज मैंने आपको समझा दिया है वो आगे कंटिन्यू भी हो जाएगा। ठीक है। और इसके बाद में हम देखते हैं कल क्या और स्टार्ट करेंगे। सोच रहा हूँ मॉनसून स्टार्ट कर दूं मैं, है ना। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।